ओके, तो ब्लीडिंग को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कुछ आया आइडिया? रक्तस्राव या ब्लीडिंग क्या होती है? ब्लीडिंग जो वर्ड है वो परिभाषित किया गया है कि एस्केप ऑफ ब्लड फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, ठीक है ना, जो रक्त वाहिकाएं हैं उससे बाहर आ जाना रक्त का रक्तस्राव कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि सिर्फ रक्त वाहिकाओं से बाहर आना ही रक्तस्राव है, बॉडी से बाहर आना वो जरूरी नहीं है। ठीक है ना, तो इसका मतलब आपको दिखे ना दिखे रक्तस्राव तो हो जाएगा यदि वो ब्लड वेसल से बाहर आ गया है। ठीक है, समटाइम द ब्लीडिंग में लीड टू लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन इफ नॉट कंट्रोल्ड इन टाइम। और कई बार ये जो रक्तस्राव है ये गंभीर हो सकता है और इवन लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, यानी इससे डेथ भी हो सकती है यदि ब्लीडिंग को या रक्तस्राव को कंट्रोल ना किया जाए। ठीक है ना, और इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फर्स्ट एड का। ठीक है, फर्स्ट एड इन द ब्लीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी कैन prevent or preserve life of the person if we provide first aid in time। ठीक है, तो ब्लीडिंग के लिए फर्स्ट एड, और सबसे बड़ी बात बेनिफिट ये है कि इसमें कोई आपको इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए। ठीक है ना, ज़्यादा सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड हो, आप फर्स्ट एड के द्वारा उस व्यक्ति की रक्तस्राव रोक सकते हैं और जान बचा सकते हैं। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं कि ब्लीडिंग के कारण क्या होते हैं, किन किन कारणों से ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है ना, देयर आर 3 मेन कॉजेज ऑफ ब्लीडिंग। ब्लीडिंग के कितने कारण होते हैं? मेन 3। कौन कौन से? कौन कौन से? सबसे ज्यादा तो जैसे आपने बताया ट्रोमा या एक्सीडेंट, ज्यादातर ब्लीडिंग ट्रोमा से होती है। बट ट्रोमेटिक ब्लीडिंग के अलावा भी मेडिकल कंडीशंस कुछ होती हैं जिनमें भी ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है ना, कई ऐसी बीमारियां हैं जिनमें ब्लीडिंग देखी जाती है। रक्त का थक्का नहीं जमता, हाँ, प्लेटलेट कम हो जाना, तो ये कंडीशन होंगी जिसमें ब्लीडिंग हो सकती है। दूसरी कंडीशन, और तीसरा कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिनका साइड इफेक्ट भी ब्लीडिंग के रूप में हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 कारण हो गए हमारे ब्लीडिंग के। अब इनको एक एक करके देख सकते हैं। सबसे पहला जो है वो ट्रोमेटिक ब्लीडिंग, ठीक है ना, या एक्सीडेंटल, ड्यू टू एक्सीडेंट। एंड इंजरी कैन कॉज ट्रोमेटिक ब्लीडिंग। ट्रोमेटिक ब्लीडिंग किससे होगी? इंजरी से होगी, चोट लगने से होगी। ट्रोमेटिक इंजरी वेरी इन देयर सीवियरिटी, और ये जो ट्रोमेटिक इंजरी है वो डिपेंड करता है कि कितनी खतरनाक है, उसके हिसाब से ब्लीडिंग की अमाउंट होगी। कॉमन टाइप ऑफ ट्रोमेटिक इंजरी इंक्लूड, तो ज़्यादातर जो इंजरी होती है जिसमें ब्लीडिंग होती है वो हो सकती है एब्रेजन। एब्रेजन मतलब थोड़ी सी रगड़ लगना। कंट्यूजन, थोड़ा सा अंडरग्राउंड जो यानी स्किन के नीचे ब्लड का कलेक्शन हो जाना, हल्का सा होना। इसके अलावा लेसरेशन, जिसमें स्किन थोड़ी फट जाती है, ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। इसके अलावा पंक्चर वुंड हो सकते हैं, जिसमें कोई सुई, चाकू या बुलेट घुस जाए अंदर, ठीक है ना, वो पंक्चर वुंड हो जाएगा। क्रशिंग इंजरी हो सकती है, किसी चीज़ के नीचे दब गई पूरा हैवी आर्टिकल के, उससे ब्लीडिंग हो सकती है। और गन शॉट वुंड, इसमें भी काफ़ी ब्लीडिंग होती है। तो ये ट्रोमेटिक ब्लीडिंग के एग्जाम्पल रहेंगे। ऐसे ही दूसरी कंडीशन हमारी क्या थी? मेडिकल कंडीशन। बहुत सारी ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिनमें ब्लीडिंग देखी जाती है, जिसे मुख्य रूप से आती है हीमोफीलिया, ल्यूकेमिया, कुछ लीवर डिसऑर्डर हैं जिसमें हमारे जो क्लोटिंग फैक्टर्स है वो बन नहीं पाते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है, विटामिन के डेफिशिएंसी। इन प्रॉब्लम्स में भी ब्लीडिंग हो सकती है, जिसमें कोई इंजरी नहीं है फिर भी ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है ना, ये मेडिकल कंडीशन के कारणों की। और तीसरा ग्रुप आता है कि कुछ ऐसी मेडिसिन पेशेंट के चल रही हो जिनका साइड इफेक्ट हो, इसमें भी बहुत सारा आता है। सम मेडिसिन कैन इंक्रीज द चांस ऑफ ब्लीडिंग सच एज एंटीकोएगुलेंट। ठीक है ना, कई बीमारियां जिसमें एंटीकोएगुलेंट देते हैं उसमें ब्लीडिंग के चांस रहते हैं। कौन कौन से एग्जांपल इसमें डाल सकते हैं? एस्प्रिन, ठीक है ना, एस्प्रिन अगर दी है तो ब्लीडिंग होने के चांस है। क्लोपेडोग्रिल, जिसमें हो सकता है डाइपाइरिडामोल, टिक्लोपिडीन, वारफेरिन, एनोक्सापेरिन और हिपेरिन। ठीक है ना, ये मेडिसिन हैं जो अगर किसी पेशेंट को चल रही है तो उसको नॉर्मली ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे ब्लीडिंग के कारण।
अब आता है क्लासिफिकेशन, ब्लीडिंग कितने टाइप का हो सकता है, ठीक है। ये अलग से आपको थ्योरी में भी क्वेश्चन आ सकता है, क्लासीफाई द हेमरेज। अगर मान लो आपको शॉर्ट नोट आ जाए ब्लीडिंग के ऊपर, तो भी आप टाइप जरूर लिखना है, ठीक है ना। उसमें ब्लीडिंग की डेफिनेशन दे दो, उसमें कॉज देने की जरूरत नहीं है, और फिर टाइप्स दे दो, है ना। तो ब्लीडिंग के जो क्लासिफिकेशन है वो 3 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। वी हैव 3 क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। कौन कौन से? पहला क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन सरफेस ऑफ ब्लीडिंग, कि किस सरफेस से ब्लीडिंग हो रही है उसके आधार पे क्लासिफिकेशन होता है। दूसरा बेस्ड ऑन इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्लड वेसल, कौन सी ब्लड वेसल से आ रहा है उसके आधार पर क्लासिफिकेशन हो सकता है। एंड तीसरा होता है बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, कितना अमाउंट गया है कम या ज्यादा, उसके आधार पे क्लासिफिकेशन होगा। पहला क्लासिफिकेशन देख लेते हैं बेस्ड ऑन सरफेस। सरफेस के बेस पे हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो 2 टाइप का है। कौन कौन सा? एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अगर सरफेस से बाहर है तो एक्सटर्नल है, जो हमें दिखाई देगा, और सरफेस के स्किन के नीचे अंदर है तो वो क्या होगा? इंटरनल होगा, ठीक है। तो इंटरनल ब्लीडिंग कौन सी होगी? व्हेन द ब्लीडिंग इज फ्रॉम विद इन द बॉडी कैविटी, जो हमें दिखाई नहीं देती हो उसको हम इंटरनल ब्लीडिंग कहेंगे। दिस ब्लीडिंग कैन नॉट बी सीन इमीडिएटली, बट लेटर ऑन वी कैन फाइंड द साइन एंड सिम्टम्स। इमीडिएटली ये ब्लीडिंग दिखेगी नहीं, बट साइन सिम्टम कुछ समय बाद आ सकते हैं, और कई बार वो ओरिफाइस से निकलते हैं, बॉडी ओरिफाइस से, जैसे स्टूल में आ गया, यूरिन में आ गया, नोज से आ गया, माउथ से आ गया, ठीक है ना। तो वो वैसे तो इंटरनली कहलाएंगे, बट ज़्यादा हो जाए तो वो बाहर भी आ सकती है, ठीक है ना, बॉडी ओरिफाइस से। इसके अलावा एक्सटर्नल ब्लीडिंग होगी। तो नॉर्मली जो कॉमन हम देखते हैं वो एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है जो बॉडी सरफेस से बाहर होती है, ठीक है ना, स्किन के बाहर, और थोड़ी सी भी अगर एक बूंद भी निकल जाए तो भी हमें वो दिखाई देती है। वी कैन सी द bleeding when the bleeding is from outer surface of the body and is seen immediately, जो तुरंत दिखाई देती है, this type of bleeding is known as external bleeding। तो पहला क्लासिफिकेशन तो हो गया बेस्ड ऑन सरफेस, जिसमें हम ब्लीडिंग को 2 टाइप में डिस्ट्रीब्यूट कर बांटते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। दूसरा आता है बेस्ड ऑन इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्लड वेसल, कौन सी ब्लड वेसल इन्वॉल्व है उसके आधार पर भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसमें पहला है आर्टीरियल ब्लीडिंग, दूसरा है वीनस ब्लीडिंग, और तीसरा है कैपिलरी ब्लीडिंग, ठीक है ना। तो 3 टाइप में हमने क्लासिफाई कर दिया। आर्टीरियल ब्लीडिंग कौन सा होगा? व्हेन द ब्लीडिंग इज फ्रॉम आर्टरी, ठीक है ना। आर्टरी आपको पता है हिंदी में धमनी कहते हैं, जिसके अंदर ब्लड का जो फोर्स होता है वो काफी ज्यादा होता है, हार्ट के पंप से डायरेक्ट वो जुड़ी होती हैं, और जिसके अंदर कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना। तो वहां से अगर ब्लीडिंग है तो वो आर्टीरियल ब्लीडिंग कहलाएगी। वैसे ये जो टाइप है वो काफी कम है, ठीक है ना। ज्यादातर जो ब्लीडिंग होती है वो ये वाली नहीं होती है, सेकंड और थर्ड वाली होती है, ठीक है ना। बट अगर हो जाए तो ये डेंजरस होती है, ठीक है ना। बाकी दोनों की बजाय सबसे डेंजरस आर्टेरियल ब्लीडिंग होती है। क्यों? क्योंकि इसको रोकना मुश्किल होता है, ठीक है ना, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, रोकना मुश्किल होता है। व्हेन द ब्लीडिंग इज फ्रॉम आर्टरी, द ब्लड लॉस इज वेरी फास्ट, जल्दी ब्लड लॉस हो जाएगा, इवन डेथ भी हो सकती है, और इस ब्लीडिंग को हम आर्टेरियल या धमनी वाला रक्तस्राव कहेंगे। सेकंड नंबर पे आ जाएगा वीनस ब्लीडिंग, जो वेन से होगा, मतलब शिराओं से होगा। ये हमारे जो ऊपर जो दिखाई देती है ये शिराएं होती हैं, तो इसमें जो ब्लड का प्रेशर है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है, और जल्दी इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। व्हेन द ब्लीडिंग इज फ्रॉम वेन, दिस टाइप ऑफ ब्लीडिंग इज नोन एज वीनस ब्लीडिंग, और इट इज स्लो इन नेचर, ये स्लो होगा और जल्दी स्टॉप भी हो जाता है। तीसरा है कैपिलरी ब्लीडिंग, ये सबसे कम खतरनाक, ठीक है ना। तो ये सीरियल वाइज हो गया, पहला सबसे ज्यादा खतरनाक, दूसरा कम खतरनाक, और ये वाला सबसे कम खतरनाक, क्योंकि ये कई बार अपने आप ही स्टॉप हो जाता है साइमल्टेनियसली। और कैपिलरी बहुत ही पतली होती है, थ्रेड लाइक, उसमें से ब्लड हुआ तो थोड़ा सा बूंद बूंद करके आएगा और थोड़ी देर बाद अपने आप ही स्टॉप हो जाएगा, ठीक है ना। ये व्हेन द ब्लीडिंग इज फ्रॉम कैपिलरीज, दिस टाइप ऑफ ब्लीडिंग इज नोन एज कैपिलरी ब्लीडिंग, एंड दिस टाइप ऑफ ब्लड लॉस इज वेरी स्लो, इसमें जो ब्लड लॉस होगा वो बहुत ही कम होगा, न के बराबर होगा। कोई भी ज्यादातर फर्स्ट एड देने की उसमें जरूरत नहीं होती है, सिर्फ थोड़ा सा प्रेशर लगाना चाहिए,
जो इनका हमारा नॉर्मल फ्लोटिंग टाइम होता है 18 सेकंड से 20 सेकंड में वो रुक जाती है, ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आता है तीसरा, डिपेंडिंग अपॉन बेस ऑन अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, कि कितना ब्लड लॉस हुआ है उसके आधार पर भी हम ब्लीडिंग को क्लासिफाई करते हैं। इसमें हम 4 कैटेगरीज लेते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट वाले में 2 कैटेगरी, इसमें सेकंड वाले में 3 कैटेगरी और इसमें 4 कैटेगरी। कौन कौन सी? क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4, ठीक है ना। और डिपेंड करेगा कि कितना अमाउंट ब्लड लॉस हुआ है। जैसे क्लास 4 में हम लेंगे, यदि टोटल ब्लीडिंग हमारे जो ब्लड है उसका 15% से कम है, तो ये मान के चलते हैं नॉर्मली 750 ml। यदि एक पेशेंट का एवरेज 750 ml से कम ब्लड लॉस हुआ है तो कैटेगरी 1 में आए, ठीक है। ज़्यादातर जो केसेस वो इसी में आते हैं। सेकंड क्लास आती है जब 750 से 1500 ml ब्लड लॉस हो जाए, ठीक है। थर्ड कैटेगरी या क्लास थर्ड आएगी जिसमें 1500 से 2000 ml ब्लड लॉस हो जाए, और क्लास 4 होगा जिसमें 2000 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए, ठीक है ना। तो थर्ड और फोर्थ वाली काफ़ी सीरियस होंगी, फर्स्ट और सेकंड वाली, फर्स्ट वाली माइल्ड कह सकते हैं और सेकंड वाली मॉडरेट। तो जितना क्लास बढ़ता जाएगा उतना ही वो डेथ होने के चांस बढ़ते जाएंगे, ठीक है। टोटल अमाउंट होता है अप्रोक्सीमेटली 5.5 से 6.5, 5.5 से 6.5 लीटर, ठीक है ना। फीमेल में थोड़ा सा कम होता है, मेल में। फर्स्ट वाले में 750, नहीं लेस देन 750, 750 से कम। अच्छा, वैसे ये क्लास आपको मैं शाम को भेज दूंगा तो दोबारा आप रिवाइज कर ही लेना। साइन सिम्टम ऑफ ब्लीडिंग, अब जो ब्लीडिंग हो गई तो पता कैसे चलेगा, ठीक है ना। साइन सिम्टम डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ ब्लीडिंग, किस टाइप की ब्लीडिंग है, ठीक है। जैसे या अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, उस पर भी साइन सिम्टम डिपेंड करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि एक तो एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है तो वो इमीडिएटली ऑब्जर्वेशन से पता लग जाएगी, है ना। तो पहला साइन सिम्टम हो गया कि जस्ट ब्लीडिंग हमें दिखाई दे रही है, पहला साइन सिम्टम तो ये हो गया एक्सटर्नल ब्लीडिंग। दूसरा डिजीनेस, ये थोड़ा सा लेट होगा कि जब ज़्यादा अमाउंट ब्लड लॉस हो गया तो व्यक्ति को डिजीनेस होगा, नींद सी आएगी, उसकी एनर्जी कम लगेगी, ठीक है। उसके बाद और कम होगा तो स्वेटिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। और कम होगा ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा, और ज़्यादा हो जाएगा पल्स वीक हो जाएगी, और ज़्यादा होगा ब्रीदिंग शैलो हो जाएगी, ठीक है ना। तेजी से लेगा, छोटा छोटा डीप ब्रीथ नहीं ले पाएगा, है ना। और ज़्यादा हो जाएगा कंफ्यूज्ड, व्यक्ति को पता ही नहीं रहेगा कि वो कहाँ है, नाम पूछेंगे नाम भी नहीं पता, कंफ्यूज होगा, ठीक है ना। और ज़्यादा होगा लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा होगा हार्ट रेट तेज हो जाएंगी और मुंह सूख जाएगा एक्सेसिव थ्रस्ट हो, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करेगा कि कितना ब्लड लॉस हुआ है, उसके आधार पे उसके साइन एंड सिम्टम अपीयर होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला साइन तो बस दिखाई देना, जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन की ब्लीडिंग हो रही। इसके बाद आता है हमारे पास लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के बाद हार्ट रेट इंक्रीज हो जाना, रैपिड हार्ट रेट, और लास्ट वाला एक्सेसिव थ्रस्ट या ड्राइनेस ऑफ द माउथ, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास फर्स्ट एड, क्या करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट एड का जो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है, टू स्टॉप ब्लीडिंग, ठीक है ना। हमें ये नहीं देखना कि किस कारण से हो रहा है, क्या उसका ट्रीटमेंट होगा, वो बाद की बात है। अभी तो जस्ट ब्लड को रोकना है, ठीक है, रक्तस्राव को रोकना है। तो फर्स्ट एड में क्या करेंगे, पहला पॉइंट आता है कि डोंट रिमूव एनी क्लोथिंग और डिब्री ऑन द वुंड। घाव के ऊपर यदि कोई भी कपड़ा है चिपका हुआ है, क्योंकि अगर छोटा वीनस ब्लीडिंग है या कैपिलरी है तो नॉर्मली कपड़ा उसके ऊपर चिपक जाता है और वो रुक जाता है, तो उसको कभी भी रिमूव करने का प्रयास नहीं करना है, अदरवाइज ब्लीडिंग फिर शुरू हो जाएगी, ठीक है। डोंट रिमूव एनी लार्ज और डीपली एम्बेडेड ऑब्जेक्ट, यदि कोई ऑब्जेक्ट उसमें धंसा हुआ है वुंड के अंदर उसको भी रिमूव नहीं करना, क्योंकि हो सकता है वो आर्टरी में धंसा हुआ हो गहरा, जैसे रिमूव करेंगे ब्लीडिंग फिर ज़्यादा शुरू हो जाएगी, तो उसको रिमूव नहीं करना है, वैसे ही सपोर्ट देते हुए उसको लेके जाना है हॉस्पिटल, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट जो एक्टिविटी हमारी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ब्लीडिंग को रोकना, ठीक है ना। उसके लिए हमें तरीके अपनाने हैं। क्या करेंगे,
सबसे पहले तो अगर पॉसिबल है तो आपको ग्लव्स पहनने, ठीक है। अगर ग्लव्स अवेलेबल हैं तो ये, अगर मान लो हॉस्पिटल साइड है या आप क्लिनिक पे हैं, वहाँ अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है तो तुरंत आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अगर ग्लव्स नहीं होंगे, ब्लीडिंग हो रही है, तो क्या करेंगे? पॉलीथीन, कहीं से पॉलीथीन लेके लपेट लो, ठीक है ना, क्योंकि आपको अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ब्लड वो किस पेशेंट का है, कौन सी डिजीज है, उसको आपको नहीं पता, ठीक है ना। तो इमीडिएटली कोई ना कोई पॉलीथीन लगा लो, क्योंकि कट आपके कहीं भी हो सकता है, आपको नहीं पता होता, नॉर्मली माइक्रो कट हो सकते हैं ना। पॉलीथीन लगा के फिर आप फर्स्ट एड उसको दें, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या करेंगे उसके बाद? स्टॉप द ब्लीडिंग। अगर आपके पास स्टेराइल बैंडेज है, ठीक है ना, अगर आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स है तो बैंडेज होगी, अगर आप वहीं हॉस्पिटल या क्लिनिक में है तो बैंडेज होगी, तो आप प्रेफरेंस स्टेराइल बैंडेज को देंगे। तो स्टेराइल बैंडेज ली और उस घाव के ऊपर जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है डायरेक्ट प्रेशर उसके ऊपर लगाएंगे, ठीक है ना। प्लेस द स्टेराइल बैंडेज और क्लीन क्लोथ ऑन द वुंड। अगर स्टेराइल बैंडेज नहीं है तो कोई भी साफ धुला हुआ कपड़ा, हैंकी, वो आप उसके ऊपर रख सकते हैं। बट ध्यान वही रखना कि पॉलीथीन पहले पहने या ग्लव्स पहने, उसके बाद उसके ऊपर वो लगा दें और थोड़ा प्रेशर बना के रखें, ठीक है। प्रेस द बैंडेज फर्मली विथ योर पाम टू कंट्रोल द ब्लीडिंग। उसको दबा के रखें कुछ देर। अप्लाई कॉन्स्टेंट प्रेशर अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप। ऐसे नहीं कि थोड़ा सा दबाया फिर देख लिया फिर दबाया फिर देख लिया, ऐसे नहीं करना है ना। वो आपने दबा, क्योंकि क्लोटिंग टाइम वो काम करता है वहाँ पे जब आप उसको रोक रहे होते हैं। जैसे ही रोकेंगे फिर वो ब्लड फ्लो गया, फिर दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप लगाए लगाए ही देखें कि ब्लीडिंग रुक गई है, ठीक है ना, हटा के नहीं देखना। कुछ देर प्रेशर बना के कंटिन्यूस रखना है, आपको आइडिया हो जाता है कि अब ब्लीड नहीं आ रहा, ठीक है ना। वो कॉन्स्टेंट। अच्छा, मेंटेन प्रेशर बाय बाइंडिंग द वुंड विथ थिक बैंडेज और ए पीस ऑफ क्लीन क्लोथ। और दूसरा इसमें ध्यान देना है कि प्रेशर आपने मेंटेन किया, आपको कोई कपड़ा अवेलेबल हो जाए साथ में जिससे आप एज ए बैंडेज बांध सकें, तो फिर वो कर दें, क्योंकि प्रेशर देते देते आप थक सकते हैं। तो आप वो स्टेराइल एक कपड़ा, क्लीन कपड़ा लगाएंगे और उसके ऊपर कोई दूसरा क्लीन कपड़ा लपेट देंगे। जैसे हैंकी लगाई और चुन्नी से लपेट दिया, ठीक है ना, या बैंडेज मिल गई तो बैंडेज लपेट दिया, तो वो कॉन्स्टेंट प्रेशर उसके ऊपर लगातार रहेगा। डोंट पुट डायरेक्ट प्रेशर ऑन एन आई इंजरी। अगर आंख के ऊपर इंजरी है, वहां से ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके ऊपर डायरेक्ट प्रेशर नहीं लगाना। और एक कंडीशन और है जिसमें डायरेक्ट प्रेशर नहीं लगाना, वो क्या है कि यदि कोई शार्प ऑब्जेक्ट अंदर धंसा हुआ है, जैसे मान लो कांच के टुकड़े हैं, तो उसके ऊपर डायरेक्ट प्रेशर नहीं लगाना, नहीं तो वो और आगे चला जाएगा, है ना, ठीक है ना। कोई लोहे की चीज है, कुछ है, तो उसके ऊपर आपको डायरेक्ट प्रेशर नहीं लगाना। अच्छा, जब आपने बैंडेज बांध दी, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो अंदर धंसा हुआ हो, तो आपने उसको प्रेशर डाला, फिर एक बैंडेज बांध दी। उसके बाद क्या करेंगे? गांठ लगा दो या टेप लगा दो, ताकि आप कोई और काम साथ में कर सकें, ठीक है ना। उसको आप सिक्योर कर देंगे। और इफ पॉसिबल रेज द इंजर्ड लिम्ब अबव द लेवल ऑफ हार्ट। यदि ब्लीडिंग कंटिन्यू हुई जा रही है और वहां पर ऐसी कंडीशन है कि आप उसके उस पार्ट को हार्ट लेवल से ऊपर रख सकते हैं, तो वो रखना है, ठीक है ना। अगर हाथ पे है तो लिटा के और हार्ट लेवल से ऊपर कर दिया, पैर पे है तो पैर के नीचे तकिया रख दिया, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि ग्रेविटी के कारण जो ब्लीडिंग लॉस ज़्यादा होनी होती है वो कम होगी, ठीक है ना। इसलिए हम इसको थोड़ा सा ऊपर करके रखेंगे। और क्या करना है? हेल्प द इंजर्ड पर्सन टू लाई डाउन। अब साफ सिक्योरिटी वाली जगह देख के और उसको लिटा दें, ठीक है ना। अब लिटाना इसमें ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब ब्लीडिंग होती है तो उसका सीधा असर ब्लड प्रेशर पे पड़ता है और पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, क्योंकि ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही। तो लिटाने से क्या होगा, थोड़ा ब्रेन तक भी आराम से ब्लड पहुंचेगा। तो उसको लिटाना है। प्लेस द पर्सन ऑन ए रग और ब्लैंकेट, और ब्लैंकेट से कवर भी कर देना है। कोई भी ब्लैंकेट या शीट कवर करना है। क्यों? क्योंकि जब ब्लड लॉस होता है तो उसके साथ हीट लॉस भी होती है, क्योंकि हमारा ब्लड का टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा होता है। वो लॉस होगा तो बॉडी का टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएगा, तो उसको हम कवर करेंगे। डोंट रिमूव द गॉज और बैंडेज। और जो गॉज या बैंडेज आपने लगाई है उसको रिमूव नहीं करना। कब तक? जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचा ना दे, ठीक है ना। एक बार जो चीज़ लग गई वो लगी ही रहेगी जब तक कि वो प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए नहीं पहुंचा, ठीक है।
अच्छा, अब एक चीज और है कि जो आपने कपड़ा या बैंडेज लगा रखी है वो बांध दिया और बाकी आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर आपको पता लगा कि जहां पर आपने वो बांधी है वहां से फिर से ब्लीडिंग स्क्वीज हो रही है, तो क्या करेंगे, तो उसके ऊपर अनदर गोज लगाएंगे और फिर बांध देंगे, उसको रिमूव नहीं करेंगे, ठीक है ना। आगे से आगे कपड़ा लगाते जाएंगे जब तक कि ब्लीडिंग उससे सीपेज होके आ रही है, ठीक है ना। तो ये हमें फर्स्ट एड में ध्यान रखना है, ये पॉइंट वाइज लिखनी है सारी चीजें, ठीक है ना, तो आपके बहुत सारे पॉइंट बन जाते हैं ना। अच्छा, और कंटिन्यू उस पॉइंट के ऊपर प्रेशर बना के रखेंगे बैंडेज के द्वारा। नेक्स्ट आता है टूर्निक, टूर्निक बांध सकते हैं, ठीक है ना। टूर्निक का आपको पता ही है कि जहां ब्लीडिंग हो रही है पहले तो इनिशियल तो प्रेशर से ही करना है, अगर उससे नहीं रुकता है तो टूर्निक बांधनी है, इनिशियल स्टेज में टूर्निक नहीं बांधनी। तो अगर आपको टूर्निक मिल जाता है कैथेटर रबर वाला वो बांध सकते हैं, अदरवाइज कोई भी रस्सी या चुन्नी उससे जो इंजरी है उससे ऊपर टाइट बांधेंगे, ठीक है ना। बट टाइट इतना ना हो कि ब्लड सप्लाई रुक जाए, तो थोड़ा बांधेंगे, एक अंगुली घुसा के देखेंगे, है ना, कि थोड़ी जा रही है ना, तो थोड़ा सा जो अमाउंट है प्रेशर का ब्लीडिंग का वो कम हो सकता है ना, तो वो करके भी हम ब्लीडिंग रोक सकते हैं। अप्लाई ए टूर्निक इफ यू आर ट्रेन्ड टू डू दिस, टूर्निक तभी बांधना है जब आप ट्रेंड है, ट्रेनिंग जैसे ये आपकी आज जो क्लास हो रही है प्रकार की ट्रेनिंग है कि टूर्निक कैसे बांधना है, नहीं तो आम आदमी क्या होगा कि उसको कह दो बांध दो तो वो खींच के बांध देगा, है ना। तो उसका सही सिस्टम ये होता है कि बांधो और उसके नीचे अंगुली घुसा के देखो कि जोर लगाने से अंगुली घुस जाए, ठीक है। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा कि बांधने के बाद जो अगर हाथ है वो नीला पड़ना ना शुरू हो जाए, ठीक है ना, अगर ब्लूइश डिस्कलरेशन हो गया तो इसका मतलब ज़्यादा टाइट है, फिर उसको लूज करना। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए टूर्निक बांध देंगे। व्हेन इमरजेंसी हेल्प अराइव्स, जब इमरजेंसी हेल्प आ जाती है यानी एम्बुलेंस आ गई या पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच गया, तब जो अटेंडेंट है, जो मेडिकल ऑफिसर है, उसको बताना है कि टूर्निक कितने बजे बांधी थी, तो उसका एक निश्चित टाइम होता है कि इतने टाइम के बाद टूर्निक खोलना होता है, तो उनको बता देंगे कि 10 मिनट पहले बांधी थी या 5 मिनट पहले बांधी थी, ठीक है ना। नॉर्मली हम करते हैं कि 15 मिनट से ज़्यादा टूर्निक कंटिन्यू नहीं बांधते, मैक्सिमम टाइम, अगर इससे पहले एक बार खोल लेते हैं तो 2-3 मिनट हुई है तो आप उसको बता सकेंगे अभी तो 2 ही मिनट हुई है ना, ये हमें उसको इन्फॉर्म करना है, ओके। देन और क्या कर सकते हैं, इमोबिलाइज द इंजर्ड बॉडी पार्ट एज मच एज पॉसिबल, और जो पार्ट ब्लीडिंग हो रही है उसको ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं है, जब हिले डुले, जैसे ही वो हिलेगा डुलेगा मसल्स फुल होंगी, वो आर्टरी वेन को हिलाएंगी और ब्लीडिंग जा जाएगी। अच्छा, और जल्दी से जल्दी प्रयास करना है कि पेशेंट हॉस्पिटल में जाए। अच्छा, ये जो हम प्रेशर अप्लाई करते हैं उसके बारे में कुछ पॉइंट हम और लिख सकते हैं कि प्रेशर अप्लाई दो टाइप का हो सकता है, कौन कौन सा, डायरेक्ट प्रेशर एंड इनडायरेक्ट प्रेशर। तो ये जो हम अभी हमने सीखा कि इंजर्ड पार्ट पे हमने बैंडेज बांध के प्रेशर लगा दिया, वो किस टाइप का प्रेशर होगा, डायरेक्ट प्रेशर, ठीक है। इनडायरेक्ट प्रेशर क्या होगा, अजय डायरेक्ट प्रेशर नॉर्मली काम कहाँ का है, जहाँ ब्लीडिंग स्लो है और दबाने पे ही थोड़ी देर बाद में रुक गई है, बट यदि नहीं रुक रही है, ज़्यादा ब्लीडिंग है, तो हमें इनडायरेक्ट प्रेशर भी लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट भी लगाना है, साथ में एड ऑन करना है इनडायरेक्ट प्रेशर, ठीक है। इनडायरेक्ट प्रेशर क्या होता है, इनडायरेक्ट प्रेशर जिस पार्ट पर ब्लड सप्लाई हो रही है आर्टरी से, क्योंकि ब्लड सप्लाई तो आर्टरी से होगी, उस मेन आर्टरी को क्लोज करना है ताकि ब्लड सप्लाई वहां पर कम हो जाए और अल्टीमेटली ब्लीडिंग कम हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट प्रेशर। और जिस जगह पर हम वो प्रेशर लगाते हैं उसको बोलते हैं प्रेशर पॉइंट्स, ठीक है ना। तो हमारे शरीर में अलग अलग एरिया की ब्लड सप्लाई रोकने के लिए अलग अलग प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। जैसे एक प्रेशर पॉइंट होता है ब्रेकियल आर्टरी, अगर मान लो हाथ में ब्लीडिंग है लोअर साइड में, तो यहाँ पर ब्रेकियल आर्टरी होती है, तो यहाँ से हम रोकेंगे, ठीक है, तो ये ब्लीडिंग आगे की वो कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको इजीली हम लोकेट भी कर सकते हैं, यहाँ पर एक हाथ लगाएंगे, पल्सेशन होगा ब्रेकियल आर्टरी का, उस पर प्रेशर डालेंगे, तो ब्रेकियल आर्टरी का एक प्रेशर पॉइंट होता है। टेम्पोरल आर्टरी का प्रेशर, तो टेम्पोरल आर्टरी हमारी यहाँ होती है कान के जस्ट आगे, यहाँ आप फील करोगे तो आपको पल्स फील होगी। तो अगर स्कैल्प की कोई ब्लीडिंग है, हेड की कोई ब्लीडिंग है, उसको हम यहाँ से रोकेंगे, एक प्रेशर भी हो गया।
एक प्रेशर पॉइंट होता है हमारा फीमोरल आर्टरी का, ठीक है ना। तो फीमोरल आर्टरी का इंगुइनल एरिया में होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आप फील करेंगे फीमोरल आर्टरी और उसके ऊपर प्रेशर डाल देंगे तो ब्लीडिंग है उसको आप यहाँ से रोक सकते हैं, ठीक है। ये इनको कहते हैं प्रेशर पॉइंट्स, जो इनडायरेक्ट प्रेशर कहलाता है। बट पहले डायरेक्ट वाला अप्लाई करना है, वो कामयाब नहीं हो तो इनडायरेक्ट वाला अप्लाई करना। उसके बाद लास्ट हमारा हो जाता है कि ऑब्जर्व करते हुए क्लाइंट को हॉस्पिटल पहुंचा दें या एम्बुलेंस आ जाए, है ना। क्योंकि अदरवाइज ब्लीडिंग नहीं है और ज़्यादा लेट हो गए तो वो अनकॉन्शियस हो जाएगा, इवन कोमा में जा सकता है, शॉक जा सकता है, ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो सकती है। ब्रेकियल ब्रेकियल